तो शुरू करते हैं आज का ये तज्जिया। आज हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने वाले हैं जो किसी डरावनी कहानी जैसी लगती है, लेकिन दोस्तों ये हमारी दुनिया का एक बिल्कुल सच्चा और संगीन सच है। इसे द रेड ट्रेड कहा जाता है, यानी इंसानी आज़ा की ब्लैक मार्केट। ये कोई आम तिजारत नहीं है, इसकी बुनियादी इंसानी मजबूरी और नाउमीदी पर खड़ी की गई है। आज़ा की पैवंदकारी, जिसे हम ट्रांसप्लांट्स कहते हैं, अब सिर्फ साफ सुथरे अस्पतालों और कानूनी दायरों तक महदूद नहीं रही। मजबूरियों का फायदा उठाते हुए माफियाज ने एक पूरी अंडरग्राउंड इकोनॉमी खड़ी कर ली है। आज हम इस मार्केट के सप्लाई, डिमांड और इसके पीछे छुपे पूरे खुफिया नेटवर्क को समझेंगे। इस पूरी ब्लैक मार्केट की जहनियत वाकई इंतहाई खौफनाक है। इस अंडरवर्ल्ड में इंसानी जिस्म को सिर्फ और सिर्फ एक मुनाफा बख्श प्रोडक्ट समझा जाता है। जरा सोचिए, ये माफिया और कब्जागीर गिरोह इंसानी जिस्म को बिल्कुल वैसे ही देखते हैं जैसे किसी कार के पुर्जे हों। वो गुर्दे या लबलबा जैसे आज़ा या तो सस्ते दामों खरीद लेते हैं या फिर सीधा चोरी कर लेते हैं, और फिर उन्हीं आज़ा को बेतहाशा कीमत पर ऐसे लोगों को बेच दिया जाता है जिनकी जिंदगी मौत के दहाने पर होती है। दुनिया भर में चलने वाली इस तिजारत की बेरहमी इस बात से बिल्कुल वाज़े हो जाती है। अब सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग इस रेड ट्रेड का रुख करते ही क्यों हैं। ये जो नंबर 17 है, ये इसकी असल वजह बताता है। सिर्फ अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में हर रोज 17 अफराद आज़ा की पैवंदकारी के इंतजार में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा नंबर नहीं है, ये वो जीते जागते लोग हैं जिन्हें वक्त पर लाइफ सेविंग कॉल नहीं आती। ये शदीद किल्लत और हर वक्त मौत का खौफ ही वो चीज़ है जो लोगों को ऐसे रास्ते पर चलने पर मजबूर कर देती है जहां सही और गलत का हर फर्क बिल्कुल मिट जाता है। यहाँ से हम इस मसले की गहराई में जाते हैं और द डेस्परेट डिमांड को समझते हैं, यानी वो मायूसी और शदीद तलब जो इस ब्लैक मार्केट का इंजन है। ये कानूनी निज़ाम की वो रुकावट है जहाँ गैरेट जैसे मरीज, जिनके गुर्दे 3% से भी कम काम कर रहे हैं, बेबसी के आलम में फंसकर रह जाते हैं। डिमांड और सप्लाई का ये तवाज़ुन अब बुरी तरह बिगड़ चुका है। मिसाल के तौर पर साल 2020 में अमेरिका में तकरीबन 39,000 अफराद को ट्रांसप्लांट्स मिले, जो वाकई एक अच्छी खबर है। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखें तो सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन है। 1 लाख से ज़्यादा मरीज अब भी वेटिंग लिस्ट पर तड़प रहे हैं। जब तक किसी को ज़रूरी आज़ा मिलते हैं, इंतज़ार करने वालों की मौत की शरह 50% से भी तजावुज़ कर सकती है। ये एदादो शुमार साफ बताते हैं कि जब कानूनी निज़ाम लोगों की जानें बचाने में नाकाम होने लगता है तो नाउमीदी किस तरह दूसरे और ज़्यादा खतरनाक दरवाजे खोलने लगती है। अब ज़रा इन दो हकाइक का आपस में मवाजना करें। एक तरफ कानूनी निज़ाम की सुस्ती रवि है, जहां डायलिसिस पर जिंदा रहने वाले किसी शख्स को ऑर्गन मिलने में औसतन 7 साल लग सकते हैं। 7 साल! और दूसरी तरफ एक फ़न्नी और बायोलॉजिकल हकीकत है। एक निकाले गए ऑर्गन को किसी दूसरे जिस्म में मुंतकिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 36 घंटे का वक्त होता है। ये एक इंतहाई खौफनाक लॉजिस्टिकल चैलेंज है। लेकिन ब्लैक मार्केट इसी 36 घंटे के चैलेंज को अपने तरीके से पूरा करती है, और यकीन मानिए वो तरीका निहायत भयानक है। तो आइए चलते हैं इस तज्जिए के अगले हिस्से की तरफ, द स्मगलर्स सप्लाई चेन। साफ सुथरे और रोशन अस्पतालों से बहुत दूर ये माफिया की एक खुफिया और अंधेरी सप्लाई चेन है। कोलंबिया में क्लैन देल गोल्फो नाम का एक इंतहाई ताकतवर और ख़तरनाक कार्टेल है जो टर्बो नाम के कस्बे पर मुकम्मल कंट्रोल रखता है। ये वही गिरोह है जो डेरियन गैप जैसे ख़तरनाक तरीन जंगली रास्तों से कोकेन और बेआसरा महाजरीन की स्मगलिंग करता है। और अब इन्हीं रास्तों और इन्हीं वसाइल को इंसानी आज़ा की नॉर्दर्न बॉर्डर्स की तरफ स्मगलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी दोस्तों, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मंशियात फैलाने के लिए बनाया गया था, वही इंफ्रास्ट्रक्चर अब इंसानी जिस्म के हिस्सों की तिजारत कर रहा है। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। ये जो बयान है, ये इस कार्टेल के एक ऑपरेटिव द रिकॉर का है। जब उससे पूछा गया कि आज़ा को पनामा तक इतनी तेज़ी से कैसे पहुंचाया जाता है कि वो 36 घंटे के अंदर काबिले इस्तेमाल रहें, तो उसने तस्दीक की कि उनके पास ऐसी इंतहाई तेज़ रफ्तार कश्तियां हैं जो बॉर्डर क्रॉस करने की पूरी सलाहियत रखती हैं। ये ऑन द ग्राउंड कन्फर्मेशन इस बात का जीता जागता सबूत है कि माफिया अब कितना मुनज़्ज़म हो चुका है। वो बॉर्डर सिक्योरिटी को आसानी से चकमा देकर मौत के इस सौदे को वक्त पर पहुंचाने की पूरी सलाहियत रखते हैं। अब वक्त है द मेडिकल अंडरवर्ल्ड को समझने का। ये वो जगह है जहां जराइम पेशा अनासिर और डॉक्टरों का आपस में गठजोड़ होता है। क्योंकि देखें, सिर्फ तेज कश्तियों से आज़ा मुंतकिल करना ही काफ़ी नहीं होता। ट्रांसप्लांट्स के लिए माहिर डॉक्टर्स की भी ज़रूरत होती है। मेक्सिको जैसे इलाकों में स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल्स और लाइसेंस प्रोफेशनल्स आपस में मिलकर ये पूरा नेटवर्क चलाते हैं। ये गिरोह ऐसे ही हवा में काम नहीं करते। इनका एक प्रॉपर 3 स्टेप प्लेबुक है। पहला कदम,
कार्टेल के स्काउट्स गरीब और मजबूर लोगों को निशाना बनाते हैं जो थोड़े से पैसों के लिए अपना गुर्दा बेचने पर आमादा हो जाएं। दूसरा कदम, फिर इन शिकार होने वालों को खुफिया सेफ हाउसेज में रखा जाता है जहां इनके खून के टेस्ट और कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। और तीसरा कदम, कार्टेल से जुड़े हुए प्रोफेशनल डॉक्टर्स इन अज़ा को निकालकर अमीर खरीदारों में ट्रांसप्लांट करते हैं। ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बिल्कुल किसी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेट सप्लाई चेन की तरह चलाया जाता है। लेकिन खैर, कहानी सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है। अक्सर ये बताया जाता है कि ब्लैक मार्केट में अज़ा की खरीदो फरोख्त बाहमी रजामंदी से होती है, लेकिन जेल में कैद एक मैक्सिकन क्राइम बॉस का ये बयान इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है। उसने खुलेआम तस्लीम किया कि बाज़ औक़ात वो लोगों को अज़ा बेचने पर मजबूर करते हैं और अगर कोई मसला पैदा करे तो उसे ज़बरदस्ती इस कुर्बानी का निशाना बनाया जाता है। ये बिल्कुल वाज़े कर देता है कि इस तिजारत में कत्ल और जबर शामिल है, ये सिर्फ पैसों का लेन देन बिल्कुल नहीं है। आमतौर पर हम डॉक्टर्स को मसीहा मानते हैं, जिंदगी बचाने वाले, लेकिन इस ब्लैक मार्केट में मुनाफे की लालच उन्हें भी मुजरिम बना देती है। डॉक्टर्स इन आज़ाद देने वालों और लेने वालों के बाकायदा टेस्ट करते हैं और अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स कार्टेल के सर्जन्स को फराहम करते हैं। ये मेडिकल कॉम्प्लिसिटी यानी कानूनी पेशेवरों का इस घिनौने काम में साथ देना इस नेटवर्क को कायम रखने की सबसे बड़ी और अहम वजह है। अब आते हैं इस कहानी के आखिरी रुख पर, द प्राइस ऑफ सर्वाइवल, यानी जिंदगी बचाने का सौदा। हर सप्लाई चेन आखिरकार किसी आखिरी खरीदार तक जरूर पहुंचती है। तो इन आज़ा का खरीदार आखिर कौन है? ये वो अमीर शख्स है जो किसी भी कीमत पर जिंदा रहना चाहता है, किसी भी कीमत पर। जिंदा रहने की शदीद ख्वाहिश में जुआन जैसे मरीज जिन्हें लबलबा यानी पैनक्रियास की सख्त ज़रूरत थी, उन्होंने ब्लैक मार्केट का सहारा लिया। और जानते हैं उन्होंने क्या कीमत अदा की? $500 मिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, $5 लाख से ज़ायद की रकम। जब कानूनी रास्ता बंद नजर आता है तो इंसान अपनी जमा पूंजी, अपना सब कुछ लुटा देने के लिए तैयार हो जाता है ताकि वो मौत को हरा सके। और ये ब्लैक मार्केट इसी बेबसी को कैश करती है। यहाँ आकर इंसानी जहन की सच्चाई को नज़रअंदाज करने की सलाहियत वाकई हैरानकुन लगती है। जब ख्वान से पूछा गया कि क्या वो जानता है कि उसका पेंक्रियास कहाँ से आया और क्या शायद इसके लिए किसी की ज़बरदस्ती जान ले गई हो, तो उसका जवाब था कि वो कुछ नहीं जानना चाहता। उसके पास पैसा था और उससे बस जिंदा रहना था। देखा जाए तो जब खुद की जान बचाने की बात आती है तो लोग ये सोचना ही बंद कर देते हैं कि उस बचाव की कीमत किसी और ने अपनी जान देकर चुकाई है। ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट यानी जिंदा रहने की जिद्दोजहद ही है जो इस खूनी सनत को इतना रवाज दे रही है। और यही सवाल इस पूरे तज्जिए का खुलासा है। जब कानूनी निज़ाम नाकाम हो जाए और किसी इंसान या उसके प्यारे की जिंदगी दांव पर लगी हो तो वो क्या कुछ नहीं करेगा। रेड ट्रेड और आज़ा की स्मगलिंग की ये ब्लैक मार्केट बिल्कुल इसी सवाल का भरपूर फ़ायदा उठाती है। ये अखलाकी हुदूद को पूरी तरह धुंधला कर देती है। ये एक ऐसी तारीख दुनिया है जिसे ख़त्म करने के लिए कानूनी मेडिकल सिस्टम को इतना बेहतर बनाना होगा कि किसी ब्लैक मार्केट के वजूद की ज़रूरत ही ना रहे। लेकिन जब तक वक्त के खिलाफ ये जंग जारी है, ये सवाल जहन में गूंजता रहेगा। उम्मीद है इस तज्जिए ने इस पेचीदा और तारीख हकीकत को समझने में मदद की होगी।